नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार रोजगार विद तरुण में। यहां पर आपको साइंस की डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है और अब आपके लिए जो टाइम है वो भी निश्चित कर दिया गया है। 11 बजे आपको रोज सुबह वीडियो मिल जाया करेगी जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसी सीक्वेंस में आज जो हमारा है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा, यानी इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं अलग अलग आपके क्वेश्चंस के। ठीक है, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं, तो किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, मतलब 10 के अप्रोक्सीमेट आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हर एक वीडियो में। और वीडियो का ड्यूरेशन भी आपके लिए सहूलियत के लिए छोटा रखा जा रहा है, बहुत लेंदी ना रख करके उसको टाइम सफिशिएंट के हिसाब से रखा जा रहा है। और देख लेते हैं बच्चे आज के सेशन को। आज के सेशन में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे आपसे, वो कह रहा है कि डैश का उपयोग किसी वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी निश्चित समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में उसकी अंतिम स्थिति जानने के लिए किया जाता है। डैश इज यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू फाइंड इट्स फाइनल पोजीशन इन टर्म ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन एट अ गिवन टाइम। ठीक है, अब यहां पर क्या चीजें हैं इन ऑप्शंस में से जिनका हम यूज करते हैं इन चीजों को फाइंड करने के लिए, तो जरा देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, पहला है दूरी और गति, दूसरा है वेग और गति, तीसरा है दूरी और विस्थापन, और चौथा है आपका विस्थापन और वेग। अब यहां पर फाइनल पोजीशन आपको पता करनी है इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहां ए पर था, ए से लेकर के मान लेते हैं बी तक गया, तो यहां से लेके यहां तक उसने कितनी दूरी तय की है, यानी कि पोजीशन में कितना चेंज आया है, तो ये किससे मालूम पड़ेगा, तो आंसर है दूरी से मालूम पड़ेगा या फिर उसके विस्थापन से मालूम पड़ेगा। इसी से तो मालूम पड़ेगा ना, तो ये वेग से मालूम पड़ेगा ना ही उसकी चाल से मालूम पड़ेगा। ये मालूम पड़ेगा उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है या उसने कितना विस्थापन कर लिया है। तो यहां पर जो ऑप्शन में दिख रहा है दूरी और विस्थापन, ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, मतलब यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने सेकंड, और ये सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, ठीक है, उसने दूरी कितनी तय की है, शून्य की है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। अगर उसने दूरी ही 0 तय की है, मतलब शुरुआत में वो ए पर है, कुछ टाइम बाद वो अभी भी ए पर ही है, मतलब वो यहां से चल के कहीं गया ही नहीं। जब यहां से चल के कहीं गया ही नहीं तो इसका मतलब यहां पर विस्थापन भी कितना होगा, उसका शून्य होगा। क्यों, शुरुआत में भी वो ए पर ही है, बाद में भी वो ए पोजीशन पर ही है, उसकी पोजीशन ही नहीं बदली, तो उसका विस्थापन भी कितना होगा, विस्थापन भी उसका शून्य होगा, यानी 0 होगा। यहां पर एक बात याद रखना, जो विस्थापन है विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन जो दूरी है वो भी 0 हो सकती है। लेकिन अगर विस्थापन नेगेटिव हो सकता है तो दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती। कहने का मतलब जो आपकी दूरी है, जो आपकी दूरी है वो आपकी बराबर या ग्रेटर देन, बराबर या फिर ग्रेटर देन होती है विस्थापन के। ठीक है, लेकिन विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन दूरी आपकी 0 तो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन आपकी एक कैसी यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपकी दूरी यानी कि डिस्टेंस है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सदिश राशि और अदिश राशि में भी डिफरेंशिएट रखना, डिस्प्लेसमेंट आपकी सदिश है, दूरी आपकी अदिश राशि है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अब जरा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी पर्यवेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ लगातार बदल रही हो, क्या हो रहा है, उसकी स्थिति लगातार बदल रही है, तो एक बार बताओ, अगर वो भी यहां पर है ए पोजीशन पर, थोड़ी बार देखा मैंने वो यहां पहुंच गया, थोड़ी बार देखा मैंने वो यहां पहुंच गया, और थोड़ी देर बाद देखा मैंने यहां पहुंच गया, मतलब वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। और जब कोई कंटिन्यूअसली चल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो गतिशील है, वो गतिमान है। तो यहां पर जो हमारे ऑप्शन ए है, ऐसा कहा जाता है कि वो शून्य वेग पर है। अगर वेग शून्य होगा तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा।
ऐसा कहा जाता है कि वह गतिशील स्थिति में है, और गतिशील स्थिति इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सी की बात करें तो इसमें बोला है इसने कुछ दूरी तय की है। भाई दूरी तो तय की है, लेकिन वो तो चलता जा रहा है ना, वो तो चलता जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो यहां पर ऑप्शन सी भी नहीं सही लग रहा है इसका। और ऑप्शन डी क्या है, ऐसा कहा जाता है कि आराम की स्थिति में, भाई विराम की गति में होगा तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी कुछ भी इसकी गति नहीं निकलेगी, तो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक चालक अपनी कार को स्थिर गति से चलाता है। स्थिर का मतलब कांस्टेंट है, उसकी स्पीड में परिवर्तन नहीं आ रहा है। 60 सेकंड लेता है 288 मीटर चलने में, तो बताओ इसकी गति क्या होगी। तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू दूरी हमें दे रखी है 288 मीटर की, बटे समय हमें दे रखा है 60 सेकंड का। जीरो हटाएंगे, यहां पॉइंट लग जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 चौक हो गया 24, बचा 4, आ गया 48। अब 6 अठे 48 होता है, यानी कि 4.8। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 4.8 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 5। किसी वस्तु का त्वरण उसके डैश प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन इट्स डैश पर यूनिट टाइम। किसमें चेंज हो पर यूनिट टाइम, जिसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए वेग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। जो वेलोसिटी में परिवर्तन होता है बटे आपका टाइम, ये आपका बराबर होता है त्वरण के, यानी कि एक्सेलरेशन के। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन ए देख रहा है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 6। भीड़ भरी सड़क पर बस की गति डैश का उदाहरण है। द स्पीड ऑफ अ बस ऑन अ क्राउडेड रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई भीड़ भरी बस सड़क है, उस पर बस चल रही है, तो कभी ब्रेक लगाएगा, कभी स्पीड बढ़ाएगा, कभी स्पीड धीमी करेगा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। मतलब उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, उसकी गति एक असमान गति होगी। ये कैसी होगी, असमान गति होगी, एक समान नहीं होगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान गति। तो एक समान कब होती है, एक समान जब होती है जब कोई भी बस है, कोई ट्रक है, जो भी गाड़ी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी गति में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो हो जाती है आपकी एक समान गति। और ऐसा कहां होता है, बेसिकली हाईवे पर ये पॉसिबल है, लेकिन भीड़ भरी सड़क पर ये पॉसिबल नहीं होता। सर्कुलर की बात करेंगे तो भाई सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, वृत्तीय पथ पे चल रहा होगा। और लीनियर का ये एग्जांपल होता ही है, लीनियर का मतलब एक सीधे रास्ते पर, सीधे पथ पर अगर चल रहा हो। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में गति कहलाती है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड। भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया, मुड़ना नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, चाहे ऐसे मान लो, चाहे ऐसे मान लो, चाहे ऐसे मान लो। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो उसे हम स्पीड नहीं बोलते, उसे हम विस्थापन तो वैसे ही नहीं बोलेंगे, उसे हम वेग बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना उसको ए ऑप्शन में आएगा, ना वो ऑप्शन डी में आएगा। ठीक है, तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन यानी कि जिसके पास अगर गति है और उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी की बात कर रहा है, वो वेग की बात कर रहा है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर। भाई विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, ये आपका वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, अगर दूरी बटे समय दे रखा होता, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर अगर दूरी दे रखा होता, यानी कि आपको डिस्टेंस दे रखा होता, तब आपका गति यानी कि स्पीड सही हो जाता, चाल आंसर ठीक हो जाता। एक्सेलरेशन आपको पता ही है। फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स आपका होता है बराबर में मास इंटू एक्सेलरेशन के। द्रव्यमान इंटू त्वरण अगर आ जाएगा तो आपका वो बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अधिकतम सीमा के लिए प्रक्षेपण का कोण होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी। भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब करना क्या है, किसी चीज को ऐसे जमीन पर नहीं फेंकना है। किसी चीज को कैसे फेंकना है, कुछ इस तरीके से फेंकना है, कुछ इस तरीके से फेंकना है। यहां से मैंने फेंका है इसको, कितना कोण बन गया इसका, थीटा कोण बन गया। तो यहां पर यही पूछा है कि ये थीटा कोण कितना होना चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा दूरी तक चला जाए। याद रखना जहां से आपने फेंका और जहां तक गया, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है इसे रेंज बोला जाता है, इसे रेंज बोला जाता है। और आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम रेंज पूछी गई है। तो रेंज का फॉर्मूला याद रखना बच्चे, रेंज का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू आपका होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में आपका G, जिसमें U क्या होता है आपका शुरुआती वेग होता है, और जो भी आपको थीटा दे रखा है उसका 2 से गुणा करके साइन निकालते हैं। और G की वैल्यू सभी को पता होगी, G की वैल्यू हमारे अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो अगर थीटा आपका 45 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 45 हो जाए, और 45 गुणे में 2 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो यहां से आपका R इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाता है। और यही आपका क्या होता है, यही आपका मैक्सिमम रेंज के लिए रहता है। तो इसका मतलब कोण कितना होना चाहिए, कोण आपका 45 डिग्री का होना चाहिए, अगर आपको उसको सबसे ज्यादा या जितना ज्यादा हो जाए उतना दूर फेंकना चाहते हैं तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 10। प्रक्षेप का प्रक्षेपण का पथ डैश है, द ट्रैजेक्टरी और पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। तो मैंने आपको बताया अभी कि जब प्रोजेक्टाइल होता है तो कुछ इस तरीके से जाता है, और इसमें क्या बनता है, यहां पर एक कोण बनता है थीटा। अब पूछ रहा है आपसे ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो रास्ता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी प्रोजेक्शन होगा उस प्रोजेक्शन में क्या होगा, जो बॉडी होगी वो पैराबोलिक पाथ एक्वायर करती है, वो पैराबोलिक पाथ पर चलती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपका, वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। तो भाई वेग में परिवर्तन बटे लगा समय आपका त्वरण के बराबर होता है, सभी को पता है ये चीज तो। लेकिन अगर इंपल्स की बात करूं, आवेग की बात करूं, ये आपका होता है फोर्स गुणे टाइम के बराबर। क्या होता है, फोर्स गुणे में आपका टाइम के बराबर। बाकी आपको स्पीड पता है और विस्थापन आपको पता ही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किस दिशा के विपरीत है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। इनमें से कौन सा टर्म है जिसके विपरीत दिशा में नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करता है। तो बात करें, हमें मान लेते हैं कि यहां से लेके मुझे ऐसे चलना है और मैं ऐसे चल भी रहा हूं। अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो किधर काम करेगा, वो पीछे की डायरेक्शन में काम करेगा, किसके, वेलोसिटी के, वेग के विपरीत दिशा में कार्य करता है आपका त्वरण। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए यानी कि वेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण कितना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मान लेते हैं शुरुआत में उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर प्रति सेकंड, और आखिर में भी देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड ही है। मान लेते हैं हमने 5 सेकंड तक ये चीजों को ऑब्जर्व किया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ऊपर आपका 20 माइनस 20 अपॉन 5, तो भैया 0 अपॉन 5 आ गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 0 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटे, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 14। मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। तो बच्चे मंदता की बात करें तो जो ऋणात्मक एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है,
उसको हम मंदता भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं मंदता को। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपका, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर है 15। यदि एक ट्रॉली आराम से यानी कि विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा। मतलब क्या है इसमें आपको शुरुआती वेग क्या दे रखा है, 0। कैसे मालूम पड़ा 0 दे रखा है, क्योंकि शुरुआत में वो जो बॉडी थी वो किस में थी, वो रेस्ट में थी। तो रेस्ट में थी इसका मतलब वो चल नहीं रही है, उसका वेग कितना है, 0। त्वरण हमें दे रखा है इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और साथ में टाइम दे रखा है हमें 4 सेकंड का। हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है, अंतिम वेग पूछा गया है कि लास्ट में उसका वेग कितना हो जाएगा। अब यहां पर इन चारों चीजों को लेकर के हम किस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो हमें पता है इक्वेशन है हमारे पास मोशन की पहली वाली, v इज इक्वल टू हमारा होता है u प्लस ए टी। हम इसी को लगा देंगे तो v निकालना है, v इज इक्वल टू u मुझे 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन मुझे 2 दे रखा है, और टाइम मुझे 4 दे रखा है। तो v इज इक्वल टू 2 चौके हो गया 8, और 8 को 0 प्लस करते हैं तो 8 ही रहेगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। अब यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए, कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है आपकी एक्सेलरेशन की। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है इसमें, और तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आज की वीडियो हमने देखे कुल मिलाकर के, टोटल मिलाकर के 15 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा, उनका लेवल कैसा लगा, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जितने जल्दी आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, उतना ही बड़ा हमारा परिवार होता जाएगा, और उतना ही हमें मोटिवेशन भी मिलेगा अपने वीडियो को और बेहतर करने का, क्वेश्चन के लेवल और अच्छे ले जाने का। भाई हमने सोचा है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके बन सकते हैं, रेलवे का एग्जाम हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके डिफरेंट एग्जाम में। किसी भी स्टेट की बात करें, सब में साइंस पूछी जाती है, तो उसका एक बढ़िया लेवल लेकर चल रहे हैं, आपको एक अच्छी वैरायटी क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आप जब क्वेश्चन करने बैठो अपने एग्जाम में भी, तो आपको वो चीज क्लिक हो जाए कि इसका फॉर्मूला ये हो सकता है, इसका फॉर्मूला ये हो सकता है, इसका टर्म ये हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से भी देखना है, दोस्तों से शेयर भी करना है, और अगर कोई सजेशन है तो उसे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।